तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना काल में रेलवे स्टेशन पर बिक रहे हैं चादर, तकिया और कंबल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे की ओर से ट्रेनों में यात्रियों को तकिया, चादर और कंबल दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा के बाद रेलवे ने अब एक और खास कदम उठाया है। अगर आप घर से चादर, तकिया या कंबल लाना भूल गए हो तो आसानी से रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हो। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हो गई है। रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा एवं आरामदायक यात्रा के लिए हमेशा प्रयास करती है। इस क्रम में भारतीय रेल ने पहली बार दानापुर मंडल के कुछ स्टेशन पर डिस्पोजल लिनेन कियोस्क शुरू किया गया है, जिससे यात्री भुगतान के आधार पर आवश्यकता अनुसार चादर, तकिया, कंबल खरीद सकते हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कश्मीर में इस साल अब तक 118 आतंकवादी ढेर, सुरक्षा बलों के निशाने पर ये 12 दहशतगर्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर इन दिनों सुरक्षा बलों का कहर टूटता जा रहा है। कश्मीर में बीते 6 महीने में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 118 आतंकवादियों को ढेर किया है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सुरक्षा बलों के निशाने पर अब जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 12 आतंकवादी है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बुधवार को इन 12 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है। आईजी विजय कुमार ने कहा कि अब हमारे पास 12 टॉप आतंकियों की सूची है। इसमें जैश के लंबू उर्फ अदनान भाई, वालिद भाई, आईडी एक्सपर्ट जागीर राशिद, इसे हाल ही में पाकिस्तान से भेजा गया है। वही लश्कर के उस्मान भाई, सोपोरा के साजिद, शोपिया का इशफाक, बदगाम का यूसुफ और नासिर शामिल है। आईजी विजय कुमार ने कहा कि लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी भी शामिल है। इनके नाम डॉक्टर सैफुल्ला चीफ, फारूक अली, अशरफ मौलवी और जुबैर वानी है। आईजी विजय कुमार ने कहा कि कश्मीर में पिछले 6 महीने में करीबन 118 आतंकवादी मारे गए हैं। 57 हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इस दौरान टॉप कमांडर रियाज नाइक को भी मारा गया था। हमारा अब टारगेट जैश-ए-मोहम्मद है, उसके कई टॉप आतंकी हमारी लिस्ट में है। लश्कर-ए-तोयबा के कई आतंकवादी हमारे निशाने पर है। विजय कुमार ने कहा कि डाटा बताता है कि आतंकवादियों की भर्ती में 40% की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने में जब्त करने वाले हथियारों में 45% पिस्तौल है। कुल 121 हथियार बरामद किए गए हैं। ये दर्शाता है कि उनका उद्देश्य भीड़ वाले इलाके में घुसकर आतंक फैलाना था। और आज की अगली बड़ी खबर है कि पतंजलि को मिली कोरोनिल बेचने की इजाज़त। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आयुष मंत्रालय ने दी परमिशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पतंजलि को आखिरकार लंबे विवाद के बाद कोरोनिल को बेचने की इजाज़त मिल गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पतंजलि कोरोनिल को बेच सकती है, लेकिन केवल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसके और मंत्रालय के बीच अब कोई मतभेद नहीं है। बता दें कि पिछले हफ्ते आयुष मंत्रालय ने जांच किए जाने तक पतंजलि को कोरोनिल नहीं बेचने को कहा था। योग गुरु रामदेव बाबा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोनिल के काम पर आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रयासों को सराहा है। इसके साथ ही रामदेव बाबा ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रियाओं में नियमों का पालन किया गया है। कोरोनिल 23 जून को लॉन्च हुआ था। दावा किया गया था कि इससे 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट है और कोरोना की दवा के रूप में लाई गई कोरोनिल पर तुरंत ही विवाद हो गया था, लेकिन अब आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल दवा को बेचने की इजाज़त दे दी है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि जून में बेरोजगारी दर घटकर 10.99% हुई। मई में थी 23.48%। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अनलॉक 1 के बाद जून महीने में देश की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। इस दौरान बेरोजगारी दर सिर्फ 10.99% रही, जबकि मई में ये दर 23.48% की ऊंचाई पर थी। और इसकी जानकारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है। इससे ये लग रहा है कि देश में हालत अब लॉकडाउन से पहले वाले दौर की तरह हो रहे हैं। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 12.2% रही और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10.52% रही।
आंकड़ों के मुताबिक जून महीने के दौरान सबसे ज़्यादा 33.6% बेरोजगारी हरियाणा में रही। इसके बाद त्रिपुरा में 21.3% और झारखंड में 21% बेरोजगारी रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जून में देश में कुल 37.3 करोड़ लोग रोजगार में थे। इसी तरह जून में रोजगार की दर 35.9% थी। और आज की अगली बड़ी खबर है कि अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में संसद सत्र की संभावना, सरकार कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बुधवार को सूत्रों ने बताया है कि मोदी सरकार संसद का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू करने की संभावना तलाश कर रही है। इस सत्र के दौरान संसद की कार्रवाई में सांसद उपस्थित होंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस के लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों के चलते अब तक संसद के मानसून सत्र को बुलाने पर फैसला नहीं लिया जा सका है। साथ ही ये भी स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संसद के मानसून सत्र को कैसे चलाया जाएगा और संसद का मानसून सत्र कितने दिन तक चलेगा और कैसे चलाया जाएगा। ये सत्र शुरू होने के समय की स्थिति पर निर्भर करेगा। हालांकि सरकार की मंशा संसद के मानसून सत्र को पूरे समय तक चलाने की है और जल्द से जल्द इसे शुरू करने की कोशिश भी है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 12 घंटे चली बैठक, नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच मंगलवार को फिर बैठक हुई थी। यह मैराथन बैठक 12 घंटे तक चली, जिसके बाद भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने सीमा पर तनाव को कम करने में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि अभी तक लद्दाख में गतिरोध खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है और जमीनी स्तर पर तनाव बरकरार है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच घंटों चलने वाली यह तीसरी बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को बैठक के दौरान भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने प्राथमिकता के साथ तीव्रता और चरणबद्ध तरीके से तनाव को कम करने पर जोर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब दोनों देशों के बीच बैठक में तनाव को जल्द से जल्द खत्म करने की बात की गई हो। इससे पहले 22 जून की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया ताकि सीमा पर तनाव को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय सेना के मुताबिक भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक चैनल के जरिए बात की जा रही है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, 6 महीने के लिए यूरोप में उड़ान नहीं भर पाएगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में बीते दिनों फर्जी पायलट के लाइसेंस को लेकर काफी बवाल हुआ था। अब इसका खामियाजा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भुगतना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अगले 6 महीने तक यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी है और ये फैसला पायलटों के फर्जी लाइसेंस सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया है। यूरोप के अलावा यूएई ने भी इस मामले में सख्ती बरती है और पाकिस्तानी पायलटों की सही जानकारी मांगी है, तभी उन्हें अपने यहाँ प्रवेश देने को कहा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान में एक विमान हादसा हुआ था जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान रिहायशी इलाके में जा घुसा था। बाद में पता चला कि इसमें पायलट की भारी चूक थी, क्योंकि वो अपने साथी के साथ कोरोना वायरस पर चर्चा कर रहा था और लैंडिंग पर ध्यान नहीं दे पाया। इस हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों, इसी के चलते आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 5,85,000 के पार चले गए हैं और इनमें से करीबन 3,48,000 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और 17,400 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,05,00,000 के पार चले गए हैं और इनमें से करीबन 53,70,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 5,12,000 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।